नमस्कार। मैं आज दिल्ली के रामलीला मैदान में हूँ और मेरे पीछे जो आप लोगों की भीड़ देख रहे हैं, एक बड़ा आंदोलन के रूप में दिल्ली के रामलीला मैदान में जो लोग आए हैं, ये सब सीनियर सिटीजन हैं। ये सारे वो लोग हैं जो नौकरी से रिटायर हो चुके हैं ज़्यादातर, और ये प्राइवेट सेक्टर या सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। इनकी शिकायत ये है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो 1995 में आई थी और कहा गया था कि पेंशन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले या सेमी गवर्नमेंट संस्थाओं में काम करने वाले लोगों को अच्छी पेंशन मिलेगी, लेकिन अब हो ये रहा है कि इन्हें 1,1200 1,700 पेंशन मिलेगी। ये ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड करने वाले नौकरीरत लोग नहीं है, सेवारत लोग नहीं है, ये देश के सीनियर सिटीजन हैं जो अपनी मांग के लिए, और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ONGC और MMTC और तमाम कॉरपोरेशंस में बड़े बड़े पदों पर रहे थे। तो इनकी एक डिमांड है। मुझे यकीन है जिस तरह से लोगों की आवाज़ दूसरी जगहों पर नहीं दिखाई देती, मुझे यकीन है कि ये खबर भी आपको माहौल क्या है के अलावा कहीं और दिखाई नहीं देगी। लेकिन समाज के हर वर्ग, हर तबके की बात को मैं उठाता हूँ और जो भी उनकी मांग है वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि ये आवाज़ हुक्मरानों तक भी पहुँचे और लोगों की समस्याओं, लोगों की परेशानियों के बारे में आपको भी पता चले, सरकार को भी पता चले। तो मैं अब थोड़ा आपको ये पूरा मसला क्या है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ और इन लोगों की मांग क्या है, इनका दर्द क्या है और इनके साथ हुआ क्या है। अब मैं आपको इसके आगे ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जब अभी आपको डिटेल में बात बताऊंगा, लेकिन आपको बहुत आश्चर्य भी होगा और इस पूरी प्रॉब्लम को समझने में आसानी भी होगी। मैडम हमको मिल गई, माहौल क्या है कि दर्शक हैं, तो ऐसे बातचीत हुई। तब जब इन्होंने मुझे अपनी व्यथा कथा सुनाई तो मुझे लगा सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, तो आपको पता चलेगा। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा चंद्रा। और आप सेंट्रल गवर्नमेंट में बताया आपने कि एम्प्लॉय थी? मैं प्रशासनिक अधिकारी के पद से रिटायर हुई हूँ, शहरी विकास मंत्रालय से। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जी। कितनी साल आपने नौकरी की? मैंने 34 साल 11 महीने। और जब आप रिटायर हुई किस सन में? 2022 जुलाई। अरे अभी तो हुई हैं बस। जी अभी। तो आप पूछना तो नहीं चाहिए, वैसे लोग कहते हैं कि मर्दों से सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, औरतों से उम्र नहीं, तो वो उम्र तो आपने बिना बताए बता दी, लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी है। तो जब आप रिटायर हुई तब आप उस वक्त सैलरी कितना घर ले जाती थी? मेरी 90,000 ग्रॉस सैलरी थी। घर तो 35 के आसपास ले जाती थी। अच्छा, लोन लिया रहा? लोन नहीं था, GPF कटाती थी, फंड। बहुत ज़्यादा? हाँ। तो पैसा बहुत हो गया होगा। हाँ। है मेरे पे पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बेटियां बाहर हैं, विदेश में मेरी दोनों बेटियां। मैंने उनको पढ़ाया लिखाया है। मेरी छोटी बेटी फिनलैंड में है जो प्रोफेसर है, उसको मैंने पहले BTech कराया, फिर मैंने यूरोप से उसको मास्टर्स कराया और उसको वहाँ स्कॉलरशिप मिला और आज वो एक साइंटिस्ट बनने वाली है, PhD भी कर रही है। और बड़ी वाली? बड़ी वाली मेरी दुबई में है अभी, 8 साल वो मलेशिया में रही है, अभी वो लंदन जाने की कर रही है। तो खूब पैसा तो कमा रही हैं बेटियां भी आपकी। जी जी। अब आप सोच रहे होंगे कि केंद्र सरकार की कर्मचारी है और पेंशन कितनी पा रही है? पेंशन मेरी आज की डेट में 36,400। 35,000 तनख्वाह घर ले जाती थी और पेंशन 36,000। 36,000 नेट। अब देखिए, तो आप सोच रहे होंगे कि 8 महीने रिटायरमेंट इनका हुआ है, जितनी सैलरी ये घर ले जाती थी, हालांकि GPF में ज़्यादा कटवाती थी, तो उससे ज़्यादा ये पेंशन पाती हैं। तो फिर ये यहाँ पर, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी, जहाँ पर सेमी गवर्नमेंट सेक्टर के कर्मचारी अपनी न्यूनतम पेंशन को बढ़वाने के लिए आए हुए हैं, तो फिर ये इस जगह पर क्या कर रही हैं? तो इसकी वजह ये है कि जब ये नौकरी में थी तो इनके पति भी नौकरी में थे, वो MTNL में नौकरी करते थे। तो जब आपकी तनख्वाह से आपके पति की तनख्वाह कितनी ज़्यादा थी? मेरी जैसे 90,000 थी तो उनकी 1.5 लाख के आसपास थी, मतलब करीबन
1 गुना ज़्यादा थी तो वो घर ज़्यादा लाते थे। जी, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है सर जी। नहीं, मैं तो आगे लोगों को ये पता चले, तो जब इनकी 90,000 थी तो इनके पति MTNL जो भारत सरकार का ही उपक्रम है वहाँ थे, तो 1.5 लाख रुपए सैलरी पाते थे। आपके पति कब रिटायर हुए? मेरे पति 2019 में, आपसे 3 साल पहले। अगस्त 2019। अब आपके पति की पेंशन कितनी आती है? 1800 रुपये है, 18 या 1900, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, इससे मतलब 2000 से कम ही है। अब आप समझे, जब नौकरी करते थे इनके पति तो 1.5 गुना उनकी सैलरी ज़्यादा थी। इनसे 3 साल पहले रिटायर हुए, ये 36,000 पा रही है, वो 1800 रुपये पा रहे हैं, यानी 20 गुना ज़्यादा पेंशन इनको मिल रही है। और इनसे 1.5 गुना जिसकी सैलरी थी वो 1800 रुपये पेंशन पा रहे हैं। अगर ये रिटायर्ड ना होती, इनके घर में पेंशन नहीं आती, बेटियों का छोड़ दीजिए, तो अपने पति की पेंशन से ये क्या कर पाती, ये बड़ा सवाल है। और शायद इसीलिए आप यहाँ आई। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ जो सभा में लोग आए हुए हैं उनको भी उनका मैं अभिनंदन करती हूँ कि देखो, एक बुढ़ापे में पेंशन का ही सहारा होता है। बच्चे तो सभी जानते हैं कि जैसा समय आ रहा है कि कौन किसके बारे में सोचता है। तो जब सरकार ने नौकरी पर रखा है, सेवाएं तो सबने पूरी की है, सबने मेहनत की, चाहे वो रेलवे, चाहे वो बैंक में है, चाहे ट्रांसपोर्ट में, चाहे MTNL, जो भी प्राइवेट सेक्टर में थे, लेकिन गवर्नमेंट के अंडर थे ना। तो ये दोहरा नीति क्यों, ये दोहरी नीति क्यों? इनको तनख्वाह, इनको पेंशन कम क्यों? क्या 2000 या 1800 या 3500 भी सर ने बताया? क्या इतने पैसे में कोई अपना पेट पाल सकता है? ये गलत है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और न्याय करना चाहिए। ये लोग मैं तो पहली बार आई हूँ, ये लोग 5 साल से बता रहे हैं, क्योंकि 28 स्टेट से ये लोग आए हुए हैं। जब 28 स्टेट से आए हैं, बूढ़े हैं, 2000 रुपये पेंशन मिल रही है, किराया भाड़ा लगा के भी आए हैं, ना जाने कैसे खा रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे। इनके बारे में सोचें। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि जब आप नौकरी पर रखते हो, आप तब कुछ कहते हो और देने के वक्त में कुछ और कहते हो। तो पेंशन तो जो इनकी मिनिमम है या मैक्सिमम जो भी तय की है वो मिलनी चाहिए। अब मैं MTNL की बताऊंगी कि जब मेरे हस्बैंड MTNL में जब ये ऑप्शन थी कि आप MTNL अडॉप्ट करोगे, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन थी कि आपकी 10 साल सर्विस होगी तो आपको पेंशन पूरी मिलेगी। लेकिन ये सरकार ने धोखा किया है, पेंशन पूरी ना दे के आज उनको 1900 रुपये दे रहे हैं। ये गलत है, मिलनी चाहिए उनको पूरी पेंशन। और मैं तो कहती हूँ भारत के जितने भी जो भी यहाँ आए हैं या नहीं भी आए हैं, सबको पेंशन उनको मिलनी चाहिए। बुढ़ापे का सहारा पेंशन ही होती है। अगर व्यक्ति को पेंशन नहीं है तो कैसे जीवित रहेगा? एक तरफ आप कहते हो कि इंसानों की सेवा करनी चाहिए, उनकी कैसे इस 2000 रुपये 1800 रुपये में कैसे अपना मेडिकल कैसे करेंगे, दवाई कहाँ से लेंगे? और 70 के उम्र के आसपास के लोग भी 80-85 के भी हैं। हाँ, यहाँ 70, 80, 85 के बहुत सारे लोग हैं। सबसे बड़ी बात है, आपको ये लग रहा होगा कि प्राइवेट सेक्टर में ये लोग शायद उस तरह के पदों पर न रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आपके पति किस पद पे थे? ये और इसमें 1 मिनट में मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। जब मैंने बातचीत करके मसला जानना चाहा कि क्या है और किस तरह के लोग हैं, तो ये पता चला है कुल 77 लाख लोग हैं जो EPS 95 के पेंशनर्स हैं। ये राज्य सरकारें 1.5 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर 500 रुपये में, लाडली बहना 1250 रुपये, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें बांट रही है। इन सीनियर सिटीजन जो पूरे देश में 77 लाख है, सिर्फ एक मांग है, इनका पैसा EPFO में जमा है, इनकी मांग है कि जो जमा है उसी का ब्याज ही हमें मिल जाए, या तो मिनिमम 7500 रुपये मिल जाए, और उनके निधन के बाद जो भी उनका पैसा है वो उनकी पत्नी को या उनके लाइफ पार्टनर को, पति या पत्नी को मिल जाए। इतनी सी मांग है। सरकारों ने इनको भरोसा बहुत दिया, किया कुछ नहीं है। चुनाव से पहले यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपको भी इस मसले के बारे में पता नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर है तो आप समझिए कि क्या दर्द है, क्या दुख है। मैं कुछ और लोगों से बात करूँगा तो आपको और थोड़ी इसके बारे में जानकारी मिलेगी। मेरा दावा है कि किसी और प्लेटफॉर्म पर इस तरह की खबरें आपको दिखती नहीं है, तो
कृपया कर सही खबरों के लिए आप सही जगह पर भी आइए। मेरी सिर्फ इतनी सी अपील है कि देश और समाज में जो घटनाएं, जो परेशानियां, जो जनता के मुद्दे हैं, वो सामने आते रहने चाहिए। कुछ और लोगों से बात करता हूँ। तो ये सारे लोग रिटायर्ड हैं, ये सारे लोग अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस में सम्मानित पदों पर, बड़े पदों पर रहे। ऐसा नहीं है कि, और ये जो पीछे आप लोग देख रहे हैं ये सारे रिटायर्ड लोग हैं, देश के सीनियर सिटीजन हैं जो अपनी सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए और पेंशन पाने के लिए बहुत दिनों से संघर्षरत है। EPS 95 NAC इसको कहते हैं। आपने ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन की बहस तो बहुत सुनी होगी। मुझे लगता है कम लोग EPS 95 और निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की पेंशन की जो विसंगतियां हैं और जो उनके सामने परेशानियां हैं उसके बारे में कम लोगों को पता होगा। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद या उसके पहले इन्हें भी वादा किया गया था कि हमें एक बार सरकार में आने दीजिए, फिर हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे। 9 साल बीत गए, 2 बार कार्यकाल पूरा होने को है, तीसरी बार सरकार आने को है। तो 2024 के चुनाव के पहले जैसे OPS की बहस तेज हुई है, हालांकि 3 राज्यों में OPS का जिसने वायदा किया उसे शायद वोट परसेंटेज में फ़ायदा हुआ हो, लेकिन सीटों में फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन तब भी चुनाव से पहले जनमत का एक दबाव बनाने की कोशिश अलग अलग समूह वर्ग करते हैं। उसमें ये लोग यहाँ रामलीला मैदान में आए हुए हैं। तो सबसे पहले सर आप ये बताइए कि आप कब रिटायर हुए थे? मैं 2019 में रिटायर हुआ था और हमारी पेंशन जो है 2800 कुछ रुपए है और हम लोगों ने 30-35 साल सर्विस करी और हमारे ये EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति है वो सारे उन पेंशनर्स के लिए हक की लड़ाई लड़ रही है जो बड़े बड़े PSUs में, कॉर्पोरेट सेक्टर में और प्राइवेट संस्थानों, यहाँ तक कि मीडिया हाउसेस में भी जो लोग काम करते हैं उनके लिए है। क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था, जब सरकार ने EPS 95 पेंशन स्कीम लेके आई थी तो सरकार ने कहा था ये सरकारी पेंशन से 10 गुना अच्छी है और हालत ये है। मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को बहुत आसान शब्दों में जो विषय है उसकी जानकारी दे दूं। तो EPS यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में लाई गई थी और ये प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए ये स्कीम लाई गई। अब उसके बाद आप बताइए। ये तो इसमें 30-35 साल हम लोग कंट्रीब्यूशन देते हैं। वर्तमान में हम लोग 1250 रुपये पर मंथ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। उससे पहले 541, 470 रुपये हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया। अब उसके बाद जब रिटायर हुए तो पता लगा किसी की 2000 पेंशन, किसी की 2200 पेंशन। एवरेज 77 लाख पेंशनर हैं इस वक्त EPS 95 के। उनकी एवरेज पेंशन 1170 रुपये है। अब आप सोचिए 1170 रुपये में कौन ज़िंदगी जी सकता है, जबकि सिलेंडर ही अभी इत्तेफाक से सस्ता हुआ है, वरना 1150 रुपये का सिलेंडर था। एक सिलेंडर भी प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा, आप किस पद पर थे? मैं डिप्टी फाइनेंस मैनेजर रहा और बड़े बड़े पदों पे हमारे यहाँ ONGC, NTPC, HAL और सब लोग जो हैं इस पे काम कर चुके हैं, बड़े बड़े कारपोरेशन। उसमें तो बहुत सारे लोग न्यू पेंशन स्कीम में भी चले गए थे। नहीं, न्यू पेंशन स्कीम नहीं, हमारी तो EPS में है। वो उनके यहाँ ट्रस्ट बना दिया गया था या कुछ भी बनाया गया, पर वो आच्छादित थी सब EPS 95 पेंशन स्कीम से। तो अब हालत ये हो गई है कि 77 लाख पेंशनर्स हैं। हम लोग हर तरीके की डिमांड कर चुके। 2 बार हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो चुकी। उन्होंने भी आश्वासन दिया था मार्च 2020 में और 5 अगस्त 2021 में कि हम इस विषय में कुछ करेंगे। निर्मला सीतारमण जी से भी हमारे कमांडर साहब वगैरह की बात हुई। हर केंद्रीय मंत्री, सांसद से हम लोग कह चुके हैं, सबकी हम लोग के प्रति संवेदनाएं हैं, पर काम कुछ नहीं हुआ है। तो आप सर किस पद पर थे? मैं होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में था और 35 साल की हमारी नौकरी थी और हम लोगों ने जो है 37-38 साल जो हमने जो अपनी सर्विसेज दी हैं उसमें 8.33% हमने अपना पैसा जमा कराया है। आज की डेट में अगर उसी पैसे को अगर हम ब्याज में डालते तो आज हमारी पेंशन कम से कम 14 से 16 हज़ार रुपये के बीच में होती। आज की डेट में मुझे जो पेंशन मिल रही है 2122 रुपये मिल रही है। अब 35 साल में नौकरी करने के बाद 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता आदमी 2100 रुपये में। अगर आदमी बीमार हो जाए या बीवी बीमार हो जाए
तो 1,000 रुपये तो डॉक्टर की फीस ही चली जाती है। बाकी ये पूछा जाए कि रेस्ट ऑफ द बैलेंस अमाउंट से क्या पूरा ज़िंदगी चल सकती है। मैंने सुना कि आप लोग चाहते हैं कि मिनिमम 7,500 रुपये हो जाए। जी, हम ये चाहते हैं कि अब जो पैसा हम लोगों ने जमा कराया है, टोटल अमाउंट जो जमा है, अगर उसका ब्याज ही लगाया जाए तो हमारी पेंशन आराम से दी जा सकती है और हमारी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है। हम कहते हैं जो हमारा ब्याज बनता है ना, पेंशन स्कीम के तहत प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग अपना अंशदान ईपीएफओ को करते हैं। बिल्कुल 8.33% जमा करते हैं और 8.33% हम ही लोगों का पैसा कंट्रीब्यूट होता है। जब हम लोग रिटायर होते हैं तो हमारा जो पैसा होता है 8.33% वो मिल जाता है, तो रेस्ट जो 8.33% है वो इनके पास चला जाता है। ये उस पैसे को जो है इन्वेस्ट करते हैं। उस समय बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए थे इन लोगों ने कि आपकी पेंशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको जो सरकार की तरफ से देखना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आज हमारी हालत है कि सच में हम सरकार की तरफ देखने के लिए मजबूर हो रहे हैं, हाथ जोड़ते फिर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी मुलाकात हो चुकी है और मेरे ख्याल से 150 से 200 जो है लोकसभा और राज्यसभा के मिनिस्टर एमपीज़ को हमने ज्ञापन पर्सनली दिए हैं, घर जा के दिए हैं और उन्होंने दिया कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि खाली कागजों में या मुंह से बोलने से बात नहीं बनती जब तक कि वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। आप कहाँ से हैं जरा आप? हरियाणा से, यमुनानगर से जी। और आप कहाँ काम करते थे? मैं बलारपुर इंडस्ट्री पेपर मिल में काम करता था जी। पेपर मिल में? हाँ जी। सरकारी थी वो सेमी गवर्नमेंट? प्राइवेट सेक्टर जी। प्राइवेट बालेश्वर सिंह नाम है जी मेरा। हम यमुनानगर से आए हैं जी। हमारा भी सेम कुछ से हाल है जी। हमारी भी पेंशन में पैसा काफ़ी गया है। अब हमारी हाल सर ये बता दें आपको, हम पहले हमारा हाथ बच्चों के सिर्फ ऐसे जाता था जी, अब हमारा हाथ बच्चों से ऐसे हो गया जी। आप चाहोगे कि हम बुजुर्ग आदमी, आपके चैनल के शुरू में कहना था, हम लोगों का हाथ बच्चों से ऐसे हो जाए तो हमारी वो हालत है, दयनीय हालत ये हो गई है कि मेडिकल के लिए बीवी बीमार हो जाए तो हमारे पास पैसा नहीं है, हम बीमार हो जाए हमारे पास पैसा नहीं है। अब ये दयनीय हालत में हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जब आप रिटायर हुए तब कितनी तनख्वाह पाते थे? तब हमारी तनख्वाह मेरे टोटल तनख्वाह हमारी 30,000 थी जी। 30,000 थी। बलारपुर इंडस्ट्री का बता रहा हूँ, हमारी बलारपुर से यमुनानगर में। रिटायर हुए 20 में जी, 2020 में। 20 में रिटायर हुए, 30,000 तनख्वाह थी। और अब आपको पेंशन कितनी मिलती? 3,000 जी। 3,000 पेंशन मिलती है जी। अब दैनिक हाथ ये है जी हमारी, अब हमारी इंडस्ट्री है जी बलारपुर इंडस्ट्री पेपर मिल, वो एनसीएलटी में चली गई जी। हमारा मूलधन भी पैसा नहीं मिला है जी। हम लोग वो एनसीएलटी में चली गई। हाँ, उसके बाद हम लोग रिटायर हुए। हमारा दैनिक ऐसी है, हमारा पैसा ही नहीं मिला हम लोगों का। हम आप कभी यमुनानगर में आए जो उनकी हालातें देखोगे नहीं, बस ये हम कह नहीं सकते कि हम सरकार इन्वॉल्व है, अब कौन कौन इन्वॉल्व है हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग की दैनिक इतनी हालत है जी, हम चाह के भी अशोक रावत जी की फाइनेंशियल मदद नहीं कर सकते जी। ये हालत, लेकिन हम लोग किसी तरह चंदा इकट्ठा कर करके हम अपनी 2 बसें लेके आए हैं जी यहाँ पे। आप अपने बारे में बताएं। सर, क्या है कि हम लोग आप कब रिटायर हुए? 2020 में रिटायर हुए हैं। कहाँ से? बलारपुर इंडस्ट्री यमुनानगर। अच्छा, वहीं से। हाँ, 20 साल की उम्र में भर्ती हुए, 60 साल में रिटायर हुए। उसके बाद पेंशन हमें कुछ नहीं है। सरकार फ्री में बांटे जा रही है, कहीं लाडली बहना योजना, कहीं गैस सिलेंडर फ्री, कहीं सोना, कहीं चांदी, कहीं टीवी, सारी क्षेत्रीय दल है, चाहे कोई नेशनल पार्टी है। लेकिन मजदूरों का जो पैसा कटा उनको अपना हक ही नहीं मिल रहा है। और सबकी पेंशन, सरकारी पेंशन ओपीएस मांग रहे हैं फ्री में, जो उनका कुछ कटता ही नहीं है। हमारा तो कटा हुआ, हमने अंशदान किया हुआ है, बिना कटे हुए को तो झोली भर दे रहे हैं। जिनका 40 साल तक कटा, 38 साल तक कटा, उनको कुछ दे ही नहीं रहे हैं। बात सही है। आप देखिए मध्य प्रदेश में ही करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत पैसा 1,200 साढ़े 1,200 रुपये दिया, और ये लोग 40 साल की नौकरी करने के बाद 1,500 2,000 पेंशन पा रहे हैं, जबकि इन्होंने अपनी आय का कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, वो पैसा जमा है और उसके बदले में नहीं मिल रहा। एक बात ये बताइए कि लेकिन बहुत सारे लोग EPS 95 इस पेंशनधारियों के बारे में समाज में बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं। बोलिए, अभी देखिए मैं यहाँ पर आया तो वैसे जहाँ लोगों को पता चले ये काम तो मीडिया का है, लेकिन मैं यहाँ आया देखिए कोई नहीं है, तो ये बहुत लोगों में जानकारी नहीं है इस बात की। सर, हमने सारे राष्ट्रीय चैनल वालों को भी लेटर लिखा, आपके ABP न्यूज़ वालों को भी 4-5 बार व्हाट्सअप किया हुआ अपने डिमांड का, लेकिन वहाँ से पता नहीं कोई देखता है कि नहीं व्हाट्सअप देखता। पर्सनल नंबर तो मालूम नहीं है, जो टीवी स्क्रीन पे चलता है उस नंबर व्हाट्सअप किया हुआ अपने डिमांडों का। EPS 95 का अपनी कंपनी की जो हमारे पैसा मार लिया उसके बारे में कोई कुछ रिस्पांस नहीं मिला। हम लोगों की इतनी पावर नहीं है, इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि बार बार वहाँ से दिल्ली आकर खर्च करके और यहाँ डिमांड दें। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, CM को, PM को, सबको लेटर डाला। लेकिन आप कहाँ से? देखिए, मैं यूपी से हूँ, पहले यूपी से।
कहाँ काम करते थे? मैं यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन में था। हम लोग जो कह रहे हैं हमारे साथी कि निजी क्षेत्र नहीं, सरकारी क्षेत्र में हम मैं तो लोग कह रहा हूँ सेमी गवर्नमेंट भी। सेमी गवर्नमेंट पहले कॉरपोरेशन है, हमारे 3 दर्जन कॉरपोरेशन है यूपी गवर्नमेंट में। हमें उत्तर प्रदेश सरकार का डीए मिलता था। सरकार से एक फंड डिपार्टमेंट है कॉरपोरेशन अर्ध सरकारी जो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, उसमें मेरी 81 में सर्विस लगी थी। उस समय इन कॉरपोरेशन में पेंशन नहीं थी। 95 में सरकार एक पेंशन योजना लाई 1900, जिसका नाम EPS 95 है। उससे पहले हमारा क्या होता था कि EPF में एम्प्लॉय प्रोविडेंट मतलब हमारे जो फंड था उसमें 8.33% हमारा कटता था, उतना ही हमारी जो कंपनी एम्प्लॉयर देता था, वो हमें डबल मिलता था। 95 में इन्होंने पेपर में प्रचार किया, भाई देश के विकास में पैसा लगाइए और आपको राज्य सरकार के कर्मचारियों से कहीं ज़्यादा पेंशन मिलेगी, मतलब उससे 10% अधिक मिलेगी। हुआ यूँ कि 8%, 8.33 हमारी बेसिक का डीए का कट के वो तो हमारे फंड में पहुंच गया। उसमें से शुरू में 416 रुपये एक लिमिट बांध दी थी, वो हमारा उसमें पेंशन में गया। उसके बाद में इन्होंने लिमिट बढ़ा दी, पहले वो थी 5000 थी, उस पर 8.3 थे, फिर 6500 रुपये में फिर हमारे 541 रुपये काटी, वो हमारे पेंशन में गई। 14 के बाद हमारे 1250 गए। इतना पैसा सरकार के EPFO में हमारा जमा है। उसके बाद पेंशन हमें मिल रही है 2887 रुपये। हमें शर्म लगती है अपने घर में गांव में बताने के लिए, मेरी रिटायरमेंट पे सैलरी 65,000 थी, 66,000, 58,000 मेरी बेसिक थी, प्लस DA HRA में ला कर 66,000 होती। अब गांव में हम अगर बताते हैं किसी को तो हमें शर्म लगती है कि तुम तो हेड क्लर्क रहे थे वहाँ पे, ADO प्रशासनिक अधिकारी बन गया था लास्ट में, और पेंशन बताते हैं हम शर्म लगती है। अब जिस बच्चे को हमने जीवन भर पैसा दिया उसके सामने हम कैसे अपना हाथ फैलाएं? ये जो है लोग मोदी सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो क्या इन बुजुर्ग आदमियों का विश्वास नहीं है, इनका साथ नहीं है देश का? इसका मतलब तो इनके लिए ये है कि इनको जो खत्म मार दिया जाए। या मैं तो अभी बोलने वाला था, मुझे मौका नहीं मिला। मैं तो ये कहता हूँ जो भी हमारा पेंशन भाई मरे अपनी मौत, वो मोदी सरकार पर आरोपित करके इनकी वजह से इन्होंने हमें खाना नहीं दिया, हमारी सामाजिक सुरक्षा नहीं दी। अब आप बताइए, हमें एवरेज 1170 मिल रही है। 1170 रुपये में कौन आदमी कैसे गुजारा करेगा? एक बात और है कि हमारे जो देश के क्रिमिनल हैं, मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, मेरा यहाँ रजिस्ट्रेशन भी है बार काउंसिल में, एक कैदी को जो मर्डर करता है, बलात्कार करता है, उसको 40 रुपये सरकार एक टाइम का भोजन देती है, 80 रुपये। चलो मुझे तो मिल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ के ऐसे लोग हैं जिनको 2000 से नीचे पेंशन मिले, जिन्होंने 35 साल 30 साल में सेवा करी है, तो ये कौन सा अन्याय है? अब आप सुनिए कि देश में 1200 रुपये गैस का सिलेंडर का दाम हो गया था। 35 साल नौकरी करने वाले, ठीक है प्राइवेट सेक्टर को आप 1 मिनट के लिए कह सकते हैं, लेकिन जो स्टेट के कॉरपोरेशंस में थे, जो दूसरी जगहों पर सेमी गवर्नमेंट जगहों पर थे, उनके हाल आप कहाँ थे और किस पद पर थे और कब रिटायर हुए? पेपर मिल के अंदर थे जी, 2022 के अंदर में रिटायर हुए जी। अभी हुए ही हैं? हाँ जी, 22 के अंदर रिटायर हुए हैं। हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा, हालांकि हमारी मिल भी बंद पड़ी है, हमें कोई पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हमें। क्या करें, ना हमारी ये पेंशन बढ़ रही है। अब बताओ 2-3 हज़ार रुपये में हम क्या कर लेंगे? घर को चलाएंगे, क्या करेंगे बताइए आप? यही दिक्कत है, बहुत परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। 22 में जब आप रिटायर हुए तो उस समय आपकी तनख्वाह कितनी थी? 50,000 रुपये थी कम से कम हमारी तनख्वाह। और अब पेंशन कितनी पा रहे हैं? पेंशन 2,000, 2,500, 3,000 बस इतनी ही पड़ रही है, इससे ज़्यादा नहीं मिल रही है। हम सेमी गवर्नमेंट से आए, कॉरपोरेशन, ये बैनर अपना है सिविल सप्लाई। कहाँ, महाराष्ट्र से? नहीं, तेलंगाना से। जो गवर्नमेंट पहले TRS का था, वो चले जाके कांग्रेस गवर्नमेंट आ गया। हम उनसे भी मिलने वाले हैं। अब उन्होंने कुछ करता नहीं करता, ये तो पूरा मोदी के हाथ में है। हमको 50-60 हज़ार से भाई रिटायर हो गए 2013 में। अब मेरा पेंशन है 2350, समझो 1 रुपये कम। 2013 में 60,000 पाते थे? हाँ, नहीं तनख्वाह उतना था, मेरा तनख्वाह 60,000 था। अब मेरे पेंशन मिल रहा 2350 पेंशन मिल रहा। अभी मैं तनख्वाह लिया 60,000 का तनख्वाह था जब सर्विस में था, जब 60,000 का था। वो 60,000 से बचाने का, चलाने का परिवार को अब 2,000 से कैसे चलाते? और कहाँ आप नौकरी करते थे? अब सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, तेलंगाना गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के साथ उनको सपोर्ट दिए तो गवर्नमेंट चल रहा था, हमारे स्कीम से ही वो गवर्नमेंट चल रहा था। वो स्कीम ऐसे ही चल रहा, वो 1 रुपये में चावल दे रहा, मगर हमारे को पेंशन में कुछ भी बढ़ावत नहीं है।
ऐसा ईपीएफ पेंशन में आ गए हम भी कारपोरेशन के। पहले सेमी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बोल के बोलता था उसको, वो कारपोरेशन को गवर्नमेंट अंडरटेकिंग था। ये तेलंगाना में कैसे सरकार बदल गया? वही वो केसीआर जी अच्छा नहीं करा, वो पूरा स्कैम में उनका बेटी आके यहाँ स्कैम में लिकर स्कैम में ये उन्होंने आ गया, पब्लिक में पूरा इंटरेस्ट से चले गया उनसे। 10 साल में पूरा चेंज होके वो कांग्रेस को दे दिए। कांग्रेस का आज वो लिकर स्कैम में कविता जी का नाम आया। हाँ, नाम और आया, उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने मोदी गवर्नमेंट नहीं लिया, इन्हों मिले है बोल के वो चल रहा वहाँ पे। उनका इन्वॉल्व था बोल के पहले बोले, अरेस्ट होता बोले, नहीं हुआ। उसी वजह से वोटा कम हो गए उनके, इसीलिए ओवैसी का भी नुकसान हो गया क्या? हाँ थोड़ा उनका भी हो गया। उन्होंने मिल के थे, जो बीआरएस था उन्होंने मिल के, उसी वजह से उनका भी नुकसान हो गया। वो ज़्यादा आता बोले तो नहीं है, जो साथ में है वही साथ आ गया। तो आप लोग 7500 रुपये पेंशन मिल जाए तो आप लोग ना, हम पूछ रहे थे 7500 पेंशन हो ना डीए, उसके साथ हर 6 महीने को बढ़ाना, 7500 पेंशन देना, वाइफ एंड हस्बैंड को मेडिकल फैसिलिटीज देना, और हाँ, और अब जो हम मरने के बाद जो भी अपने वाइफ है ना उनको पूरा पैसे देना, उनके पास नहीं रख लेना अभी बाकी का पैसे। अभी हमारा पैसे से हमारा पेंशन दे रहा, जो हम बचाए पैसे वो पैसे से दे रहा, वो ना घर में से कोई भी नहीं दे रहा। जो पैसे हम जमा करें उसमें से हमारे दे रहे पेंशन।